हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशंस। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। फंडामेंटल का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशंस। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन यह एक प्रोसीजर है, यह प्रक्रिया है। हिंदी में प्रक्रिया बोलते हैं इसको, प्रोसीजर है, जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को नाक मतलब नाक और मुंह से, ओरल माउथ से, माउथ से के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने नाक और माउथ से, जो माउथ है उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रेकिया, जो लंग्स का ट्रेकिया होता है उसमें इंसर्ट करवाते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन यह उस कंडीशन में काम में लेते हैं जब पेशेंट 10 से 12 दिन के लिए पेशेंट को क्या करना हो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना हो। जब पेशेंट को 10 से 12 दिन के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना हो, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब का उस कंडीशन में काम में लेते हैं जब 10 से 14 दिन, 10 से जो है 10 से 14 डेज के लिए आर्टिफिशियल एयरवे की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल एयरवे की ज़रूरत पड़ती है, लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तब इसका एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन किया जाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं, 10 से 14 दिन के लिए आर्टिफिशियल एयरवे की ज़रूरत पड़ती है, तब किया जाता है। और जब पेशेंट्स के लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं ले पा रहा है ऑक्सीजन, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए इंट्यूबेशन ट्यूब डाल सकते हैं। सीपीआर देते टाइम कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशंस, यानी सीपीआर देते समय जब पेशेंट्स के लंग्स रेस्पिरेशन स्टॉप होने लगे, ब्रीदिंग रुकने लगे, तब आप आर्टिफिशियल एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के उसका इंट्यूबेट कर सकते हैं और उसे वेंटी पे डाल के उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये आईसीयू का टॉपिक्स है जो कंटिन्यू एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत से ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कंडीशन हो गया जब किसी के सर्जरी वगैरह करनी हो, सर्जरी के अंदर सर्जरी कर रहे हो, और जब पेशेंट को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया देके बेहोश करते देते हैं, तब आर्टिफिशियल्स एयरवे यानी ईटी ट्यूब्स, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन किया जाता है और उसे वेंटी पे डाल के ऑक्सीजन दी जाती है, तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इसको स्टार्ट किया जाता है। तब भी ईटी ट्यूब्स की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स की इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ सम्स कंडीशन है जिसमें ईटी ट्यूब्स इंसर्ट करवाया जाता है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के अंदर बता देता हूँ, डायग्राम के अंदर क्या क्या है। डायग्राम प्रॉपर एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, जो प्रॉपर एंडोट्रेकियल ट्यूब्स कैसे डालते हैं, ये देखो ईटी ट्यूब्स है, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये ईटी ट्यूब्स है। ये जो अपने लंग्स है, ये 2 लंग्स है, इसके बीच में जो ये कराइना होता है, ये जो कराइना होता है, वहाँ पे एग्जैक्ट दोनों लंग्स के बीच के अंदर यहाँ पे जो है आपका ट्यूब वहाँ दोनों लंग्स के बीच में ये ट्यूब जाके वहाँ ये रहता है, ये ट्यूब यहाँ पे आ जाता है। और ये ट्यूब यहाँ आने के बाद में, इस ट्यूब को यहाँ आने के बाद में, ये जो है लेरिंगोस्कोप है, ये जो है आपके जो ये इसने हाथ में पकड़ के रखा है, ये है लेरिंगोस्कोप बोलते हैं इसको। और ये पेशेंट के डायफ्राम है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ईटी ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं। लेरिंगोस्कोप के द्वारा हमें देखा जाता है, यहाँ पे इसके लेरिंगोस्कोप के पीछे यहाँ लाइट होती है, जिससे क्या है, जो लंग्स के अंदर ये आसानी से अपन देख सकते हैं
ये वे देख सकते हैं उसका, तो इंसर्ट करने के लिए। तो ये वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, और ये होता है कराइना, ये कराइना होता है। जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो ईटी ट्यूब की ये होती है, ईटी ट्यूब की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि ईटी ट्यूब की पोजीशन एग्जैक्ट ये होती है। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ मैं। ईटी ट्यूब की जो पोजीशन है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ईटी ट्यूब्स जो ये दोनों लंग्स डिवाइड होते हैं, ये यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों लंग्स डिवाइड होते हैं, तो ये है कराइना। तो ट्यूब का जो है वो यहाँ कराइना के यहाँ होना चाहिए। ये आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखो ये डायग्राम में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि ये जो है एरिया, ये यहाँ होना चाहिए। ये जो है कराइना है यहाँ पे, और ये लंग्स है दोनों, ये राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये ना, ये कराइना है। तो ट्यूब जो जाता है वो इन्फ्लेट हो जाता है। देखो यहाँ ये बलून है, इसमें एयर भरी जाती है, इसके अंदर एयर डाली जाती है, और ये एग्जैक्ट कराइना के यहाँ पे आके रुक जाता है, जो दोनों लंग्स में प्रॉपर जो एयर दे पाए। क्योंकि अगर ये इस साइड में अगर ज़्यादा चला गया तो एक ही लंग्स में एयर जाएगी, एक लंग्स में नहीं जाएगी। तो ये प्रॉपर बीच में होना चाहिए, जिसको हम कराइना बोलते हैं। ये एकदम परफेक्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों लंग्स में प्रॉपर एयर जा पाए और पेशेंट को प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद में जो है उसके इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब जा रही है अंदर अंदर, ये जो ट्यूब जा रही है ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये यहाँ पे मैंने बताया जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसको जो ये इन्फ्लाम कर दिया, देखो इसमें एयर डाल के इन्फ्लाम कर दिया। ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, इस पार्ट को ट्रेकिया बोलते हैं। और यहाँ पे कराइना होता है, जो मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कराइना होता है। और ये वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड है, और ये पेशेंट की माउथ से इंसर्ट किया हुआ है ना, माउथ से मोस्टली माउथ से इंसर्ट करते हैं। अगर नेजल ना नोज से क्या ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो मोस्टली माउथ से ही करते हैं। और ये जो है ये साइड में जो छोटा सा रहता है, इसमें इन्फ्लाम करके एयर भरी जाती है। इस सीरिंज के द्वारा इसके अंदर 5 to 10 ml के करीब इसमें एयर भरी जाती है। उसके बाद में ये इसोफेगस होता है, इसोफेगस है, इसके नीचे जस्ट एयरवे के नीचे की साइड से इसोफेगस जाता है। तो ये आपको मैं और आगे बता दूंगा। उसके बाद में इसका क्या पर्पज़ होता है, इंट्यूबेशन क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, किस के लिए इंट्यूबेशन करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है। तो ये पर्पज़ में है, सबसे पहला जो पहला पॉइंट है, टू मेंटेन पेशेंट एयरवे। पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट के एयरवे को, वायु मार्ग जो होता है, वायु मार्ग एयरवे होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। तो एयरवे को क्या है मेंटेन करने के लिए अपन ईटी ट्यूब डालते हैं। उसके बाद में O2 एडमिनिस्ट्रेशन O2 ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, O2 देने के लिए अपन क्या करते हैं, ईटी ट्यूब डाल सकते हैं। उसके बाद में एयरवे को सक्शन करने के लिए, जो एयरवे है उसको साफ़ करने के लिए, एयरवे को साफ़ करने के लिए, सक्शन करने के लिए, जहाँ पे अगर सिक्रीशन जमा हो गए हैं एयरवे में, लंग्स में, तो उसको निकालने के लिए ईटी ट्यूब डाल सकते हैं। उसके बाद में टू गिव एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देते टाइम भी अपन एयरवे डालते हैं। ये मैंने बताया था, ईटी ट्यूब डालते हैं, सॉरी ईटी ट्यूब डालते हैं। ईटी ट्यूब मैंने बताया था सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया देते हैं, तब लंग्स क्या हो जाते हैं, वर्क नहीं करते, तब एनेस्थीसिया देते हैं, तब ईटी ट्यूब डाल देते हैं, उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाया जाता है। उसके बाद में टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, अगर कोई ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स वगैरह देनी हो तो भी ईटी ट्यूब डाल सकते हैं। ड्रग्स देने के लिए भी
ईटी ट्यूब्स वगैरह डाल सकते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और ब्रोंकोडायलेटर, जो ब्रोंक्योल्स को डायलेट करती है। लंग्स के अंदर ब्रोंक्योल्स होते हैं और वो क्या कर देते हैं, वो रास्ता रुक जाता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ब्रोंक्योल्स, तो उनको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर दी जाती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, ये हो गया पर्पज। पर्पज का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य होता है पर्पज का मतलब, उद्देश्य होता है पर्पज का मतलब, इसके उद्देश्य है ईटी ट्यूब डालने के। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 5P। ईटी ट्यूब डालने से पहले क्या 5 पी का मतलब है यहाँ क्या पीज का ध्यान रखना चाहिए, 5P का ध्यान रखना चाहिए आपको ईटी ट्यूब डालने के से पहले। ईटी ट्यूब डालने से पहले क्या सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। ईटी ट्यूब डालने से पहले आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, सारे सारे आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स सब उपलब्ध होने चाहिए। वो परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ईटी ट्यूब डालते समय अगर आपने कुछ आइटम्स अगर मिसिंग कर दिए तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो कुछ आइटम नहीं मिले एंड टाइम पे, तो ईटी ट्यूब डालने के टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट को लाइफ को खतरा भी हो सकता है। तो फर्स्ट हो गया प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब सेकंड है प्री ऑक्सीजनेशन। अब पेशेंट को ईटी ट्यूब डालने से पहले ऑक्सीजन देनी चाहिए, O2 देनी चाहिए, प्री ऑक्सीजनेशन देना चाहिए, क्योंकि ईटी ट्यूब डालते समय क्या रहेगा, एयरवे ब्लॉक हो सकता है, एयरवे में डालते समय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ऑक्सीजनेशन, पेशेंट को पहले ऑक्सीजनेट करना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन देनी चाहिए, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी। और उससे पहले तीसरा है प्री ट्रीटमेंट। अगर कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्री ट्रीटमेंट, तो उसे प्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे पेशेंट को एनेस्थीसिया देते टाइम पहले एनेस्थीसिया की ड्रग्स देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और जो पहले का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सलाइवा को कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट देते हैं प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद में पैरालिसिस और इंडक्शन। पेशेंट को एनेस्थीसिया देते टाइम पैरालिसिस करना चाहिए, यानी उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते टाइम पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, तभी वो ईटी ट्यूब आसानी से जाके वो वर्क करती है और वो ईटी ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर वो प्रॉपर वो जो है वर्क करेगी और पेशेंट ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। तो पैरालाइज करो और पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दो तो पेशेंट कोऑपरेट भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेगा, नहीं तो वो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, जो 5 है, जो पाँचवा है वो है प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ट्यूब की जो प्लेसमेंट है, जो मैंने बताया था कराइना के एग्जैक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, जो लंग्स के दोनों प्रॉपर लंग्स के अंदर दोनों लंग्स में जा सके। अगर पोजीशन ज़्यादा एक साइड में ज़्यादा चली गई एक लंग्स के अंदर, तो इसमें एयर जाएगी, एक ही लंग्स के अंदर एयर जाएगी और सेकंड में नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अब प्रॉपर पोजीशंस जो दोनों लंग्स है उनके बीच के अंदर यहाँ पे कराना होता है, वहाँ होनी चाहिए, जिससे क्या है दोनों लंग्स के अंदर ये जा सके। तो ये 5P है, प्रिपरेशन, उसके बाद प्री ऑक्सीजन, प्री ट्रीटमेंट और पैरालाइसिस ऑफ इंडक्शन और प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ये 5 चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ईटी ट्यूब डालते समय। द नेक्स्ट, द कफ इज ब्लॉक द एयरवे, द कफ ब्लॉक द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द ट्यूब, स्पीच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर जो है कफ जो उसका ब्लॉक कर दिया है एयरवे को, तो वहाँ पे स्पीच जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बोल नहीं सकता। तो आपको कभी भी उसे पेशेंट को बोलने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि वो उसकी जो कफ रहता है वो एयरवे को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को बोल नहीं सकता, स्पीच नहीं हो पाती है। तो ये कभी ट्राई नहीं करना है। तो कफ ब्लॉक द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द ट्यूब्स, जो फ्लो ऑफ एयर का जो है ट्यूब वो कर देती है, तो स्पीच इज़ नॉट पॉसिबल, तो बोल नहीं सकता पेशेंट। तो कभी भी वो पेशेंट से बात नहीं करनी है, वो पेशेंट बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो कफ ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशंस और नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशंस। ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन और नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशंस दो टाइप के होते हैं। उसके बाद में ओरोट्रेकियल ट्यूब्स, ओरोट्रेकियल ट्यूब्स होती है जो कि क्या करते हैं,
ओरोट्रेकियल ट्यूब्स जो होती है जो माउथ से यानी ओरल कैविटी से, ओरोट्रेकियल ट्यूब का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये ओरल के द्वारा इंसर्ट करवाई जाती है। तो ओरोट्रेकियल ट्यूब हो गई, ट्यूब को माउथ के द्वारा इंसर्ट करवाते हैं। तो इसमें मैंने बताया था ओरल का मतलब है माउथ और ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया में इंसर्ट कराना। तो ये ट्यूब क्या करते हैं, माउथ के द्वारा इंसर्ट करवाते हैं और नेजोट्रेकियल ट्यूब नोज के द्वारा इंसर्ट कराते हैं। तो ये लार्जर देन नेजोट्रेकियल ट्यूब्स। और जो नेजोट्रेकियल ट्यूब होती है उससे क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर होती है, बड़ी होती है। जो एक तो होता है ओरोट्रेकियल जो ओरल से रिलेटेड है यानी माउथ के द्वारा इंसर्ट कराया जाता है, नेजोट्रेकियल मतलब नोज से करवाया जाता है। तो ये नेजोट्रेकियल ट्यूब से थोड़ी बड़ी होती है। नेजोट्रेकियल ट्यूब की तुलना में ये कम आरामदायक होती है। ये क्या होती है, जो नेजोट्रेकियल ट्यूब होती है, जो नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है, सॉरी, यह नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तुलना में कम आरामदायक होता है क्योंकि ट्यूब टंग के कारण मल्टीपल मैनिपुलेट होने लगती है। ये क्या करते हैं, नेजोट्रेकियल ट्यूब की तुलना में कम आरामदायक है क्योंकि जो ट्यूब है वो टंग के कारण मैनिपुलेट होने लगती है, वो मैनिपुलेट हो जाती है। इसके कारण ये क्या है, नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तुलना में कम आरामदायक होता है। उसके बाद में यह इंट्यूबेशन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन व एपिटेक्सिस के केस में यूज में लेना चाहिए। अगर ओरल कब करते हैं, तो ओरल इंट्यूबेशन जब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो या एपिटेक्सिस हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो उस केस में इसका यूज करना चाहिए। उसके बाद में नेजोट्रेकियल ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड था नेजोट्रेकियल ट्यूब्स। तो नेजोट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं वो नाक के द्वारा इंसर्ट कराया जाता है। जो मैंने बताया था वो ओरल के द्वारा माउथ के द्वारा करवाया जाता है। तो ये नेजोट्रेकियल ट्यूब है, ये नोज के द्वारा नाक के द्वारा ट्यूब को इंसर्ट करवाते हैं। शॉर्टर देन ओरोट्रेकियल ट्यूब, जो ओरल जो ट्रेकियल ट्यूब होती है उससे थोड़ी छोटी होती है, शॉर्टर होती है, छोटी होती है। और ये ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तुलना में आरामदायक होता है। ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो होता है उसकी तुलना में यह आरामदायक होता है, ईजी होता है, आसानी से हो सकता है। उसके बाद में इस इंट्यूबेशन को एपिटेक्सिस के केस में अवॉइड करना चाहिए। ये मैंने पहले ही बता दे दिया कि अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो इस इंट्यूबेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो वापस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और कंट्रोल करना आसान नहीं हो सकता। तो अब ट्यूब को मैं बता देता हूँ ट्यूब कैसी होती है। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो इस तरह की दिखाई देती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। जो इसके अंदर ये बेवल होता है, इसको बेवल बोलते हैं। मोर्फी आइज, इधर एक छोटी सी आइज होती है, ये मोर्फीज आइज बोलते हैं इसको बोलते हैं मोर्फीज आइज। उसके बाद में ये है कफ है, ये जो इसके अंदर एयर फिल की जाती है, ये कफ है, इसके अंदर एयर फिल की जाती है 10 से 15 ml के करीब। और ये होता है, उसके बाद में ये पायलट बलून होता है, इसके द्वारा एयर डाली जाती है, सीरिंज के द्वारा इसमें एयर डाली जाती है इसके। उसके बाद में ये रेडियो मार्कर होता है, इसके ऊपर मार्क किया जाता है, ट्यूब का मार्कर होता है। पीवीसी ट्यूबिंग होती है, ये 14 से 15 mm का एडाप्टर होता है, ये एडाप्टर लगा रहता है, 14 से 15 mm का एडाप्टर लगा रहता है। मैग्नेटिक कर्व रेडियस 140 mm, ये कर्व होता है, कम से कम 40 mm का कर्व होता है इसके अंदर। तो ये ऐसी एक ट्यूब होती है जो इंसर्ट करवाई जाती है। एक कफ वाली एक होती है, एक होती है नॉन कफ वाली, जिसके अंदर ये कफ प्रेजेंट नहीं रहता वो नॉन कफ होती है। और ये जिसके अंदर कफ रहता है वो कफ वाली एंडोट्रेकियल ट्यूब रहती है। कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब और विदाउट कफ वाली एक अनकफ वाली भी रहती है, जिसके अंदर ये कफ नहीं होता, सिर्फ ये वाला जो कफ है ये नहीं होता, ये वाला जो कफ है वो नहीं होता है, बाकी सब उसके अंदर होते हैं। सेम ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में है ट्यूब्स के टाइप्स। देखो कफ और अनकफ टाइप, ट्यूब के जो टाइप होते हैं वो कफ टाइप की होती है, एक अनकफ टाइप की होती है। तो ये ट्यूब के टाइप हैं। जो कफ वाली तो मैंने यहाँ बता दी, ये कफ वाली ऐसी होती है। और अनकफ वाली जो होती है उसके अंदर ये छोटा सा जो कफ था वो नहीं रहता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता। तो जो अनकफ वाली होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं रहता।
तो कफ कफ वाली जो है यूज इन चिल्ड्रन अबाउ 8 ईयर ऑफ एज, जो 8 साल से बड़े हैं उनके अंदर ये कफ वाली ट्यूब्स इंसर्ट करवाई जाती है। ये ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है जो 8 ईयर ऑफ द एज है। उसके बाद में कफ इन्फ्लाम एट, यह ईटी ट्यूब को सही पोजीशन में रखता है और जीआई कंटेंट एट रेस्पिरेटरी ट्रैक एस्पिरेट होने से बचाता है। तो मतलब ये कफ को अगर इन्फ्लाशन कफ इन्फ्लाम किया जाता है तो क्या रहता है, यह ईटी ट्यूब को सही पोजीशन में रखता है। ये ईटी ट्यूब को सही पोजीशन में रहेगा जब कफ को इन्फ्लाम किया जाता है, और तो वो ईटी ट्यूब को क्या है, आगे पीछे नहीं होना चाहता है। जैसे मैंने बताया था, वो उस डायग्राम में बताया था कि ये इन्फ्लाम हो जाता है तो इसके अंदर जो ये ट्यूब है वो क्या है, आगे पीछे नहीं रहती। जीआई कंटेंट वगैरह जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाते हैं, जिससे क्या पेशेंट एस्पिरेट नहीं होगा। तो ये उसके अंदर कफ वाले इंट्यूबेशन का फ़ायदा है। और अनकफ वाला ज़्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि उनका पहले से ही जो ट्रेकिया है वो छोटा होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों के अंदर अनकफ ट्यूब्स जो है इंसर्ट करवाई जाती है। इसके अंदर जो है यूज इन चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स, जो 8 ईयर से छोटे होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, और वो जो कफ वाली थी वो 8 ईयर से जो बड़े होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। तो एज ऑफ 8 ईयर ऑफ एज फल्स और सबग्लोटिक एरिया नेरो इन ट्यूब्स, जो क्या है, सबग्लोटिक जो एरिया होता है, जो बच्चों में जो एरिया होता है सबग्लोटिक एरिया वो छोटा होता है, नेरो होता है, इसलिए ये प्रॉपर पोजीशन में रखता है। और इसको अनकफ वाले देते हैं, अनकफ वाला ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, और बड़ों में ये कफ वाला ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम में बता दिया था ईटी ट्यूब्स में। और उसके बाद में प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया, हिंदी में इसको प्रक्रिया कहते हैं प्रोसीजर को। तो पोजीशन जो देते हैं, स्टीफनिंग पोजीशंस, हेड एक्सचेंज विद सुपाइन पोजीशन, ये मैंने डायग्राम में बताया था। पेशेंट को एकदम ऐसे सीधा लेटाते हैं और थोड़ा सा हेड क्या है एक्सचेंज करते हैं पीछे की तरफ, तो वो पोजीशन देते हैं हेड एक्सचेंज विद सुपाइन पोजीशन। अगर आपको एक बार थोड़ा सा वापस बता देता हूँ डायग्राम के अंदर, ये देखो इसके अंदर जो ये पोजीशन दी हुई है, ये इसके अंदर जो पोजीशन दी हुई है, ये यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये हेड एक्सचेंज या गर्दन के नीचे पिलो लगा देते हैं, या कुछ और फोल्ड करके लगा देते हैं पिलो, नहीं तो कुछ ब्लैंकेट वगैरह या फिर छोटा सा बेडशीट वगैरह कुछ लगा देते हैं। तो ये पोजीशन देते हैं, ये जो मैंने ये डायग्राम में भी बताइए, ऐसे पोजीशन देते हैं जिसके अंदर यहाँ गर्दन के नीचे कुछ लगा सकते हैं आप, जिससे थोड़ा एक्सटेंस हो जाएगा, गर्दन एक्सटेंड हो जाएगी और एयरवे ओपन हो जाएगा। वापस पोजीशंस आप समझ गए होंगे, पोजीशन मैंने बता दिया। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके इंसर्ट लेरिंगोस्कोप टू ऑब्टेन द मैक्सिमम लेरिंगल ओपनिंग एक्सपोजर। लेरिंगोस्कोप मैंने बताया था, जो ऐसा लेरिंगोस्कोप होता है ऐसा करके, तो वो लेरिंगोस्कोप डालते हैं जिससे क्या विजुलाइज कर सके ट्रेकिया को आसानी से और उसके अंदर इंसर्ट कराने के लिए। उसके बाद में इंसर्ट ओरोट्रेकियल ट्यूब्स, और ओरोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं। और जो प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब्स 1 to 2 सेंटीमीटर अबव कराइना, जो मैंने बताया था कि कराइना जो होता है उससे क्या है 1 से 2 सेंटीमीटर तक ऊपर उसको रखते हैं। जो कराइना मैंने बताया था दोनों लंग्स के बीच के अंदर, दोनों लंग्स होते हैं यहाँ के बीच में, यहाँ कराइना होता है, जो उसके 102 सेंटीमीटर अबव उसको रखते हैं। उसके बाद इन्फ्यूज़ 5 to 10 ml एयर इन्फ्लाम द कफ, और कफ को इन्फ्लाम करने के लिए कफ को इन्फ्लेट करने के लिए यानी कफ जो होता है उसके अंदर मैंने बताया था ये ऐसा कफ होता है ईटी ट्यूब्स के अंदर जो बताया था, तो उसको इन्फ्लाम करने के लिए कम से कम 5 से 10 ml एयर जो है हवायु है वो इंसर्ट करवाई जाती है, जिससे ये कफ फूल जाएगा और जो ट्रेकिया में आसानी से जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह है वो आने नहीं देगा और ट्यूब को हिलने वगैरह नहीं देगा, उसकी पोजीशन को मेंटेन रखेगा। उसके बाद में चेक द प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब बाय
बायलेटरल लंग साउंड ऑन एंड चेस्ट राइज विजिबल। जो प्लेसमेंट है ईटी ट्यूब्स की, जो बायलेटरल लंग साउंड्स, जो लंग्स के, जो दोनों लंग्स के साउंड हैं, ये जो दोनों लंग्स के साउंड है वो प्रॉपर सुनने चाहिए कि चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्लेसमेंट चेक करनी है ईटी ट्यूब डालने के बाद में। कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट शुड बी चेक बाय एक्सरे। जो कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट होता है ईटी ट्यूब का कि कन्फर्म है कि सही जगह है, तो वो एक्सरे होता है। एक्सरे के द्वारा अपन कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं कि एक्सरे एक कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट में है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईटी ट्यूब का कन्फर्मेटिव क्या होता है प्लेसमेंट, तो वो ईटी ट्यूब का एक्सरे होता है। वो साउंड सुन के एकदम कन्फर्मेटिव नहीं बोल सकते उसको, आप उसको बता सकते हो कि ये हाँ सही जगह है, बट कन्फर्म तो एक्सरे के द्वारा ही होता है। तो ईटी की साइज़ क्या होती है, तो ईटी ट्यूब की जो साइज़ है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है ईटी ट्यूब की साइज़। तो ईटी ट्यूब की साइज़ जो है, ईटी ट्यूब की साइज़, तो न्यूबॉर्न्स जो होता है, न्यूबॉर्न्स जो छोटा बच्चा होता है न्यूबॉर्न्स, उसके अंदर 2.5 से 4 mm की साइज़ का ईटी ट्यूब हो सकता है। उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए 2.5 से 4 mm का ईटी ट्यूब इंसर्ट करना चाहिए। और जो इन्फेंट है, इन्फेंट जो होता है, न्यूबॉर्न जो बच्चा जन्म हुआ है वो इन्फेंट होता है, वो कम से कम 4 से 4.5 mm का ईटी ट्यूब इंसर्ट करवा सकते हैं उसको, जो इन्फेंट होता है। चाइल्ड होता है जो 10 साल से कम होता है, उसको 5 से 7 मतलब 5 से 7 mm का ईटी ट्यूब इंसर्ट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद में जो अडल्ट है, जो बड़े होते हैं, जो 10 ईयर से बड़े होते हैं, उसके अंदर जो है ट्यूब का इंसर्जन जो आपको कम से कम 7 से 8 mm का कर सकते हैं। जो चाइल्ड 10 साल से बड़े होते हैं, जो 10 साल से बड़े हो गए, उनको 7 से 8 mm की ईटी ट्यूब्स, जो 7 से 8 mm की ईटी ट्यूब कर सकते हैं इंसर्ट। उसके बाद में अडल्ट के अंदर 8 से 9.5 mm की ईटी ट्यूब्स कर सकते हैं। अडल्ट हो गए जो 18 से बड़े होते हैं, 18 ईयर से जो बड़े हो गए वो अडल्ट हो गए। और मेन में मोस्टली जो मेन होते हैं, एवरेज मेन है, जो कम से कम 15 से लेके 70 या 60 साल के बच्चे मान लो बड़े मेंस, उनके अंदर 7 से 9 mm, मोस्टली जो अडल्ट मेन है उनमें 7 से 9 mm एवरेज जो है वो 8 mm। अगर एक वर्ड में पूछे कि कितना होता है तो उसको आप डिस्क्राइब करो 8 mm में। अगर ऐसा पूछे तो 7 से 9 mm साइज़ के अकॉर्डिंग, बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो वो लगभग जो एक वर्ड में पूछे वो 8 mm की होती है। और वुमेन में होती है जो 7 mm की एवरेज सॉरी, वुमेन के अंदर जो है 7 mm, और जो 6.5 से 8.5 mm का एवरेज होता है इसके अंदर। जो एक वर्ड में पूछे तो 7 mm का वुमेन्स में, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर 6.5 से 8.5 mm तक आप इंसर्ट करवा सकते हैं वो बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में पीडियाट्रिक के अंदर एक फार्मूला होता है, पीडियाट्रिक्स के अंदर जो ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं तो आप एक फार्मूले के द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं। तो जो एज है 4 बाई सॉरी, तो जो एज है, तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है कि मतलब एज, बच्चे की जो भी एज होगी उसके अंदर 4 का भाग देंगे प्लस 4। तो जैसे बच्चे की एज है 4 साल का और उसका वो कितना हो गया, और 4 का भाग देंगे और प्लस 4, तो इसमें 0 आएगा और ये 4, तो 4 mm की ट्यूब डाल देंगे। तो इस तरह से आप एज के फॉर्मूले से भी आप उसको अनकफ्ड ईटी ट्यूब्स का पता लगा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स आर साइज यूज टू इक्वल, और वैसे भी मैंने बताया था 8 ईयर से जो छोटे होते हैं उनमें अनकफ ईटी ट्यूब डालते हैं, तो उसकी साइज़ का ऐसे पता लगा सकते हैं आप। इस तरह से आप पता लगा सकते हो ईटी ट्यूब्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप इसी चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।